देखिए बिल्कुल अशोक जी जो कह रहे हैं वो भी सही है और शेषाद्री जी ने उस दिन जो कहा वो भी सही है। आप कहना चाहते कि आरएसएस के लोग गिराने के हक में नहीं थे? नहीं, जिस तरीके से वो जिस दिन हम वहां थे वहां पर शिलान्यास वाली जगह से कार सेवा शुरू करने का कार्यक्रम था। संघ के लोग कार्यक्रम के पैटर्न से बंधे हुए होते हैं, ये भी आपको पता होगा। हाँ, तो वो कार्यक्रम के पैटर्न से बंधे हुए थे शेषाद्री जी के। नहीं, आज तो शिलान्यास वाली जगह से कार सेवा होनी, ये क्या हो रहा है? इतनी सी बात थे जो अशोक जी कार्यक्रम में नहीं था, जो वो हो गया। हाँ, जो अशोक जी जो सूची में जो था, जो कार्यक्रम लिखा था, आरएसएस की सूची से चलते हैं लोग, कार्यक्रम चलते हैं, उससे बाहर था वो काम। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि ढांचा गिरे, ये कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन हाँ। जिस ढंग से हो रहा था शायद वो ढंग उनके उसमें नहीं था। हाँ। सुनियोजित कार्यक्रम में जो होता है। देखिए, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि लिबराल ने एक बात कही है कि ये आरएसएस वीएचपी और बजरंग दल के लोग थे। मैं आपको बताऊं, आरएसएस के लोग, आपको पता है कैडर कंट्रोल होता है, जो आरएसएस को जानते हो थोड़ा बहुत भी, आपने बहुत आरएसएस के नेताओं के इंटरव्यू लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो सारे संघ के स्वयंसेवक होते तो शेषाद्री जी की अपील सुनने के बाद एक न बचता ढांचे के ऊपर। वो तो हिंदू समाज था, नहीं बाहर के लोग नहीं, हिंदू समाज था। संघ के लोगों ने नहीं किया। जो वासुदेव हलवाई, जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो जो वासुदेव हलवाई ने केसरिया झंडा फहराया है, पहली बार बाबरी ढांचे पे केसरिया झंडा कब फहराया गया आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, ये फहराया गया है 1990 31 अक्टूबर को, तब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और उसको गोली लगी थी और सीधा ऊपर से नीचे गिरा था। वासुदेव हलवाई मरा हुआ नीचे गिरा था। वो स्वयंसेवक नहीं था, वो बजरंग दल, वीएचपी और बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, वो तो अयोध्या का बहुत गरीब हलवाई था। मुलायम सिंह यादव ने, जिसने केसरिया झंडा बाबरी मस्जिद फहराया, उसको गोली से मार दिया उस समय पर। उस समय पर अगर सरकार आपकी चाहती कि लोग नीचे आ जाएं तो गोली दिलाया था ना। संख्या में अंतर था। जब ये घटना हुई है, जब वासुदेव हलवाई ने झंडा फहराया तो कुछ सैकड़ों लोग थे, और जिस दिन हम थे उस दिन तो लोग लाख से ज्यादा थे। क्या होता उस दिन फिर अगर गोली चलती तो? मुझे लगता है कि नरसिंह राव सरकार, अगर क्योंकि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, अगर कल्याण सिंह की सरकार को डिसमिस करके गोली चलाते तो 15-20 हजार लोग उस दिन तो भगदड़ में ही मर जाते। इसलिए मैं नरसिंह राव को तो सैल्यूट करूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस दिन की। मैंने सुना है वो सो गए ये सुन करके कि ढांचा टूट रहा है, बहुत अच्छा किया। और आपको लगता है कि गलती नहीं हुई आप लोगों से? ढांचा नहीं गिरना चाहिए था, माफी नहीं मांगेंगे उसके लिए? बिना ढांचा गिरे तो मंदिर बन नहीं सकता था। ढांचा घर खाली पड़ी है, ढांचा क्यों? जहां जो ढांचा बाबर ने तोड़ा मंदिर को, वहां वो भी तो मस्जिद दूसरी जगह पे बना सकता था। और उस मस्जिद का इंपॉर्टेंस क्या मुसलमानों के लिए? आप देश के मुसलमानों से एक बार पूछ के तो देखिए, क्या वो अजमेर की दरगाह शरीफ की तरह था? क्या वो हाजी मलंग की तरह था? क्या वो मक्का मदीना की तरह था? वो तो एक विदेशी हमलावर की यादगार थी। मुझे तो ये लगता है कि आम मुसलमान तक अगर ये बात आज भी पहुंचाई जाए तो वो कह देगा कि ये तो बकवास हो रही है मुसलमान नेताओं के द्वारा, और जबरदस्ती हमारे सेंटीमेंट उसके साथ में जोड़े जा रहे हैं। वो मुसलमानों के लिए, मैं आपको बोलती हूँ, रिकॉर्ड में बोल रही हूँ कि अगर वो मुसलमानों के लिए धार्मिक महत्व का स्थान होता तो मैं खुद अपने हाथ से दोबारा वहां मस्जिद बनाता। आप ऐतिहासिक धरोहर तो थी ना वो, जो भी है ढांचा एक ऐतिहासिक धरोहर को गिरा करके, जैसी वो ऐतिहासिक धरोहर थी ऐसी बाबर और हुमायूं और अकबर के जमाने की ऐतिहासिक धरोहर है, लगभग हर गांव में है और खंडहर होती जा रही है। इसका जो महत्व था वो ऐतिहासिक धरोहर की वजह से नहीं था, इसका महत्व तो धार्मिक दृष्टि से बनाया गया और हिंदुओं के लिए ज्यादा महत्व बन जाता। आप कहते धार्मिक दृष्टि से उसका महत्व नहीं था, पर ऐतिहासिक धरोहर अगर 300-400, आप मेरी बात को सुनिए, गिराना नहीं चाहिए ना। मेरी बात को सुनिए, ये मैं जो कह रही हूँ कि बिल्डिंग का महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं था, लेकिन स्थान का महत्व धार्मिक दृष्टि से है। नहीं, इतिहास तो आप माइथोलॉजिकल है, राम हुए नहीं हुए इसके ऊपर नहीं, राम माइथोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि राम सेतु मिल गया है। राम सेतु मिल गया, उसको भी आप झगड़ा करें राम सेतु है कि नहीं है। जो अडवाणी जी कहते हैं कि ये हमारे लिए बेशर्मी की बात थी, हमारे लिए एक दुखदायक बात थी, ये आप उनसे सहमत नहीं है? नहीं, देखिए अडवाणी जी उस दिन उदास थे। नहीं, मैं आपकी बात, मैं पहली बात बता रही हूँ, लेकिन मैं उस दिन भौचक्की थी, मैं भी अपनी भी बता रही, भौचक्की थी, ढांचा अंदर से बड़ी गुदगुदा रही थी आप। मैं तो रामलला को मत्था टेकने भी गई हूँ वहां, खुश थी ना। मैं कहता नहीं, मैं राजमाता सिंधिया का हाथ पकड़ करके उनको ले गई वहां मत्था टेकने के लिए, मैं खुद ले गई अपने हाथ से गिराने के बाद। हाँ, मुझे लगता है अब आप कोशिश कर रही हैं वापस आने की बीजेपी में। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने अडवाणी जी का सपोर्ट किया। उस समय मैंने ये क्लियर किया कि 3 बातें ऐसी हैं जिसमें कि मैं बीजेपी में नहीं हो सकती हूँ। एक है महिला आरक्षण में, पिछड़े दलित और आदिवासी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण की जो मैं वकालत कर रही हूँ, उसमें मुझे बीजेपी में ले लेंगे तो उन्हें 24 घंटे में निकाल के बाहर करना पड़ेगा मुझे वापस। फिर दूसरा, न्यूक्लियर एग्रीमेंट से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और तीसरा SEZ के कॉन्सेप्ट से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं बीजेपी में जाऊंगी तो उन्हें फिर निकालना पड़ेगा। ये 3 मुद्दे इतने महत्वपूर्ण है, एक आर्थिक दृष्टि से, एक कोशिश तो करिए ना, आप सूचनाएं भेज रही हैं, कैसे कोशिश? सूचना भेजने की जरूरत नहीं, संकेत की मैं तो मिलती हूँ अडवाणी जी को जाकर के।